गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग फिर से हमारे इस वीडियो में जेपीएससी का मेंस का टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोगों ने हमारे पहले की वीडियो में जेपीएससी का मेंस का पहला टॉपिक जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, उसके अंदर में जो आदि धर्म दैट इज सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स, उसको हम लोगों ने पूरा कवर किया है। जैसे जैसे मुझे कुछ और भी पॉइंट्स मिलेगा मैं आने वाले वीडियोस में वो सब भी आप लोगों को देता रहूंगा। और आज हम लोग हमारे इस वीडियो में जो सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जेपीएससी का मेंस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से कंसेप्ट ऑफ सदान एंड इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये एक्चुअली टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है और मेरे कुछ एक जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि जो कंटेंट मैं उनको दूं वो इतना दूं कि एटलीस्ट कम से कम उनको 500 to 600 वर्ड्स कम से कम उनको लिखने में ईजी हो। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो को थोड़ा सा और लेंदी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट्स दे सकूं। तो इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ सदान को देखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में फिर हम लोग इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज को देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए रिसोर्सेज तैयार करने में, इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगता है, वक्त लगता है। इसी के लिए मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए जब कभी आप मेरे चैनल के वीडियोज़ को देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मीनिंग ऑफ सदान एंड देयर हिस्ट्री। तो जो कंसेप्ट ऑफ सदान है उसके ऊपर में है, तो उसको शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्म है इंग्लिश वर्डिंग्स में हम लोग चल रहे हैं। इसका हिंदी का जो वर्डिंग्स रहेगा वो इसका ट्रांसलेशन वो दोनों का दोनों पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सदान फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट। मतलब कि भाई अगर अपने आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है ना तो सबसे पहले उसका हिस्ट्री में जानना चाहिए। तो मतलब क्या होता है ना कि वहाँ से अपने को उसका बेस से अपने को जानने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर भी यही कि भाई सदान के बारे में, सदान कौन है, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि एक्चुअली सदान होता क्या है। पहले इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में जाने से पहले इसके बारे में अच्छा से जानना जरूरी है। तो द वर्ड सदान इज अ हिंदी वर्ड डेवलप फ्रॉम संस्कृत। मतलब ये जो सदान वर्ड है ना, ये संस्कृत से डेवलप हुआ है। आपको बहुत सारा ऐसा वर्ड्स देखने को मिलेगा जो लैटिन से आया है, जो अरेबिक से आया है। तो इसी तरह से ये जो वर्ड है सदान ना, ये संस्कृत से आया है। संस्कृत में सदान का ये जहां से उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं सैड। तो सैड का लिटरली मीनिंग क्या होता है कि भाई रेस्ट करना। मतलब कि अभी कोई बाहर से आया है और आकर के यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा आराम कर रहा है। तो यहाँ से ही इस वर्ड का या इस शब्द का उत्पन्न हुआ है संस्कृत वर्ड से सैड। सैड का मीनिंग क्या हो गया कि भाई रेस्ट करना। तो रेस्ट करना मतलब क्या हो गया, टेकन टुगेदर सदान मीन्स दोज हु कम एंड सेटल्ड हियर। मतलब जो कहीं बाहर से आए हुए हैं और आकर के यहाँ पर सेटल हुए। यहाँ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का मतलब यहाँ पर हो गया झारखंड। झारखंड में भी स्पेशली जो छोटा नागपुर का एरिया उससे हो गया। मतलब बाहर के लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के यहाँ पर सेटल कर गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा कि ये जो सदान वर्ड है ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है और संस्कृत में ये इसका वर्ड होता है सैड। और सैड का जब आप मीनिंग देखोगे तो मतलब टेक रेस्ट। तो इसी तरह से जब आप इस पूरे वर्ड को सदान को देखोगे तो इसका मतलब होता है दोज हु कम एंड सेटल्ड हियर, जो बाहर से आए हैं और आकर के यहां पर सेटल हो गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। सम स्कॉलर्स, ये स्कॉलर्स जो मैं आपका नाम बताता हूं ना, इन स्कॉलर्स का नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मेंशन कीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए मिल रहा है तो। ठीक है, सम स्कॉलर्स लाइक डॉक्टर बीपी केशरी, झारखंड के सदान, इनका लिखा हुआ है झारखंड के सदान, हैव एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट सैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सैट। इनका ऐसा मानना था, इनका ये व्यू था कि जो सैड वर्ड अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा ना, संस्कृत से जो उत्पन्न था वर्ड वो सैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सैट। सैट का जो उत्पन्न हुआ है वो वर्ड सैट से उत्पन्न हुआ है। सैट का मतलब क्या होता है, सैट विच मीन्स हैंडसम, वाइज, इंटेलिजेंट एंड क्वालिफाइड। इसका मतलब कि इनका ये जो महाशय हैं इनका ये बताने का तात्पर्य है कि जो बाहर के जो लोग आए हुए हैं वो एक तरह से अगर आप देखोगे तो वो वाइज है, वो इंटेलिजेंट है, वो हैंडसम है। मतलब सदान लोग जो हैं वो इंटेलिजेंट है, हैंडसम है। वो उनके बारे में एक आपको उनके बारे में ऊपर से जो कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में कभी सोचोगे नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि वो हैंडसम थे, वो वाइज थे, वो इंटेलिजेंट थे, ठीक है। ऑन दिस ग्राउंड डॉक्टर केसरी कंक्लूड्स दैट सदान्स वेर प्योर, वाइज, श्रूड एंड गुड लुकिंग कंपाउंड ऑफ द ट्राइब। मैंने पता ना कि इसके हिसाब से मतलब ये जो उन्होंने कहा सैट, तो उसके मतलब ये जो डॉक्टर केसरी इनका बोलने का ये मतलब है कि सडान लोग जो थे वो प्योर थे, वाइज थे, जो बाहर से आकर के बसे थे। ऐसा नहीं थे कि मतलब वो बदमाश थे, लुटेरे थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। श्रूड एंड गुड लुकिंग कंपाउंड ऑफ द ट्राइब्स, मतलब कि वो बहुत अच्छे लोग थे, इसी की अच्छाई से इनकी तुलना की गई है। तो सदान इंक्लूड्स मेनी सच कास्ट विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। सडान के अंदर में आपको बहुत सारे ऐसे कास्ट मिलेंगे ना जो कि बाहर में आपको कहीं नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। वो हो ना हो वो आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। झारखंड में भी मेनली आपको छोटा नागपुर एरिया जो है वहां पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से कास्ट है? सम ऑफ द नेम्स आर पान, परमानिक, राउतिया, तांती, स्वासी, भुइयां एटसेट्रा। ये सभी कास्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको केवल और केवल झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। अभी हो सकता है कुछ एक जगह में आपको ये बहुत रेयरली कहीं आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ से बाहर चले गए, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो सदान आपको नॉर्मली 3 तरह के दिखेंगे। एक तो वैसे लोग जो बाहर के हैं और झारखंड में आकर के या इस एरिया में आकर के बस गए हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो केवल और केवल आपको झारखंड में ही देखने को मिलते हैं। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो हैं ओरिजिनली यहां से लेकिन बाहर में जाके बस गए हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग हमारे इस वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है। देयर गोत्राज आर नेम्ड आफ्टर, उनका जो गोत्र होता है ना, अभी सभी का गोत्र होता है। कोई कश्यप गोत्र के होते हैं, कोई दूसरे गोत्र के होते हैं। तो यहां पर भी यही बताया गया है कि देयर गोत्राज आर नेम्ड, उनका जो गोत्र होता था वो उनका आगमन के हिसाब से उनका गोत्र रखा जाता था कि भाई वो किसी समय में यहां पर आए थे बाहर से। तो भी क्या है, देयर गोत्राज आर नेम्ड आफ्टर प्लेसेस सच एज अवधिया, देख रहे ना, मतलब अवध से मिलता जुलता है अवधिया, कनौजिया, कनौज से मिलता जुलता है तिरहुतिया, गौर, पूर्बिया, पश्चिमाहा एटसेट्रा। मतलब कि द अबव मेंशन्ड लिस्ट इंडिकेट्स they came at some stage of history in Jharkhand and settled here। मतलब वो झारखंड में कभी आए हैं बाहर से। कहां से आए? हो सकता है कि ये जो अवधिया जो मेंशन किया गया है ये अवध के लोग हो सकते हैं, ये जो कनौजिया मेंशन किया हुआ ये कन्नौज के लोग हो सकते हैं, या ये जो पूर्बिया मेंशन किया हुआ ये पूरब से आए हुए होंगे, या पश्चिमाहा मेंशन किया पश्चिम से आए होंगे। मतलब कि ये किसी समय में झारखंड में आए थे और आकर के यहाँ पर सेटल हो गए। मतलब कि उनका जो गोत्र है वो इसी चीज को दर्शाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट करके रख लीजिए। आप एग्जाम में लिखिए, बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा इस समय, ठीक है। और जो भी पॉइंट को लिखिए पॉइंट बना बना करके लिखिए, ठीक है। तो ये हमने उनके गोत्रस के बारे में जाना कि भाई गोत्रा ऐसे इस तरीके से रखा जाता था कि कभी वहां से आए हैं बाहर से और आकर के यहां पे सेटल हो गए, तो उनको जानने में ईजी होता था। फ्रॉम द लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो लिंग्विस्टिक होता है ना, लैंग्वेज से वर्ड आता है लिंग्विस्टिक, मतलब कि बोलचाल कैसी है वहां, तो इनकी बोलचाल के नजरिए से अगर आप देखोगे द लैंग्वेज ऑफ सडान इज कॉल्ड, जो सडान का जो लोग हैं सडान, उनका जो लैंग्वेज है उसको सादरी कहा जाता है। सादारी या फिर सादरी, दोनों सेम है, या तो आप सदारी लिखिए या तो आप सादरी लिखिए। इट हैज 4 ब्रांचेस, ये जो लैंग्वेज है ना सदारी, इसका 4 ब्रांचेस है। कौन कौन सा? खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है ना, इसी टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ सडान एंड इमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, वो यही नागपुरिया लैंग्वेज है। तो इसी के बारे में हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे नागपुरिया लैंग्वेज के बारे में। लेकिन अभी हम लोग सडान्स के बारे में जान रहे हैं। तो ये अगर लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सडान को सादरी कहा जाता है, और सादरी के अंदर जब आप देखोगे तो आपको 4 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, खोटा, नागपुरिया, कुरमाली और पंच परगनिया, ठीक है। बिल्कुल इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में फिट करके रख लीजिए। लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सडान को सादरी कहा जाता है। सादरी में टोटल 4, एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा खोटा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा नागपुरी, तीसरा आपको देखने को मिलेगा कुरमाली, चौथा आपको देखने को मिलेगा पंच परगनिया। इन सभी चीज को, इन सभी वर्ड्स को, पॉइंट्स को दिमाग में एकदम अच्छे से याद करके रख लीजिए, ठीक है। खोटा इज यूज्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड। खोटा जो है
वो आपको झारखंड का नॉर्दर्न पार्ट में आपको कहीं देखने को मिलेगा। झारखंड का नॉर्दर्न पार्ट में आपको खोटा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तो हो गया खोटा के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप नागपुरी लैंग्वेज के बारे में देखोगे तो नागपुरी आपको साउथ वेस्ट जो हिस्सा है, साउथ वेस्टर्न हिस्सा, इधर आपको मेनली नागपुरी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुरमाली आपको साउथ ईस्टर्न में देखने को मिलेगा, इस तरफ पे आपको कुरमाली लैंग्वेज देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड पंच परगनिया वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, पंच परगनिया सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो इन सभी चीज को ना देखिए, आप बिलीव कीजिए, ये बहुत अच्छी पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन सभी को एकदम दिमाग में फिट करके लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा इन सभी पॉइंट से। अगर आप साथ ही साथ आप झारखंड का मैप बनाकर इस तरह से दर्शा भी देते हो ना कि भाई जो खोटा होता है वो खोटा आपको नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो नागपुरिया होता है नागपुरिया आपको साउथ वेस्टर्न में देखने को मिलता है, कुरमाली आपको साउथ ईस्टर्न में देखने को मिलता है, और पंच परगनिया आपको सेंट्रल पार्ट में देखने को, तो ये भी आपको आपका आंसर का एक पार्ट हो जाता है ये सभी चीज को, ठीक है। आपके आंसर में कहीं पर भी आपको लगता है कि आपको एक छोटा डायग्राम बना करके दिखाने की जरूरत है, तो प्लीज और प्लीज उस डायग्राम को आप बनाइए, छोटा सा बनाइए, ताकि वहां पर उनको लगेगा कि नहीं, इस पॉइंट के बारे में आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। आप सडान का कंसेप्ट को क्लियर पढ़ रहे हैं तभी आप उसको लिख रहे हैं। ये पूरे का टॉपिक का मतलब ही है कंसेप्ट ऑफ सडान। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? इसी के लिए हर एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, मैप वाइज भी बना के दिखाइए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सडान्स आर द ओरिजिनल नॉन ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड। जैसा मैंने आपको बताया कि वो लोग बाहर से कहीं से आए थे और आकर के झारखंड में बस गए। तो अगर आप देखोगे तो सडान वैसे लोग हैं जो ओरिजिनल नॉन ट्राइबल पीपल हैं। ओरिजिनल, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनली वो यहीं के हैं, लेकिन वो नॉन ट्राइबल पीपल हैं ऑफ झारखंड, बट नॉट ऑल नॉन ट्राइबल्स आर सडान। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जितने भी नॉन ट्राइबल्स हैं वो सारे के सारे सडान ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो ओरिजिनल नॉन ट्राइबल पीपल हैं, सडान्स एक्चुअली वही लोग हैं, लेकिन जितने भी नॉन ट्राइबल पीपल हैं वो सारे के सारे सडान नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? द वर्ड सडान मीन्स पीपल हु वेर सेटल्ड हियर एंड इनहेबिट द प्लेस। मैंने आपको ये बात मैंने आपको 3-4 बार ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो में कि सडान का एक्चुअली मीनिंग वही होता है कि वो बाहर से आए हैं और आकर के यहां बस गए हैं, इस एरिया में बस गए, इन्हीं को सडान कहा जाता है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, ठीक है। द वर्ड सडान वर्ड इज नागपुरी लैंग्वेज वर्ड। सडान जो वर्ड है वो नागपुरी लैंग्वेज वर्ड है, विच मीन्स हाउस पिजन। पिजन आप सभी को जानते होंगे, कबूतर हम लोग जिसको बोलते हैं। तो यहां पर इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो सडान जो है ना, सडान वर्ड इज नागपुरी लैंग्वेज, क्योंकि ये हम लोग देखें अगर लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नागपुरिया भी उसका एक पार्ट हो जाता है सडान का। तो सडान वर्ड एक्चुअली नागपुरी लैंग्वेज का है, नागपुरी लैंग्वेज वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? हाउस पिजन, कबूतर। हाउस मतलब ऐसा कबूतर जो घर में हमारे रहते हैं। आप देखते होंगे ना कि आप लोगों के घर में भी अगल बगल में बहुत सारे कबूतर आके रहते हैं। प्लस आप बहुत सारे कबूतर ऐसे भी देखते होंगे जो घर में नहीं रहते हैं, कहीं वृक्ष में रहेंगे, कहीं खेत उत में घूमते रहेंगे, लेकिन घर में नहीं रहते हैं। तो जो घर में रहते हैं ना उनको हाउस पिजन कहा जाता है। हाउस पिजन इज ऑल्सो कॉल्ड सदपरेवा। इस वर्ड को एकदम दिमाग में फिट करके रख लीजिए, सदपरेवा और ये हाउस पिजन, ये सभी एग्जाम्पल आप अपने आंसर में जरूर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो सडान वर्ड्स इज नागपुरी लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स हाउस पिजन। हाउस पिजन का मतलब क्या होता है? सदपरेवा। एंड वाइल्ड पिजन, अगर एक हाउस पिजन है जो घर में रहता है कबूतर, तो दूसरा उसका अपोजिट वाइल्ड पिजन है जो घर में नहीं रहता, बाहर में घूमता फिरता रहता है। आवारा टाइप का कबूतर आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। मतलब आवारा नहीं, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो उसको वाइल्ड पिजन बोलते हैं। और पिजन विच डज नॉट लिव इन द हाउस, जो घर में नहीं रहते हैं, जो घर में रहते हैं वो हाउस पिजन हो गया। उसको और अगर डीप आप समझोगे तो उसको सदपरेवा बोलते हैं। लेकिन जो घर में नहीं रहते हैं उसको वाइल्ड पिजन बोलते हैं। वाइल्ड पिजन का मतलब वन परेवा, वन का मतलब वन होता है ना, जंगल, तो ये वन वही हो गया, वन परेवा मतलब कि जंगल में रहने वाला कबूतर। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली इसका ये पूरे के पूरे सेंटेंस का यही मतलब है कि जो सडान्स है, ये सडान्स सदपरेवा है। वो ऐसे कबूतर है जो घर में रहते हैं, मतलब वो अच्छे लोग हैं। और जो बुरे लोग हैं वो उनको बनपरेवा बोलते हैं, लेकिन वो सडान नहीं है। तो सडान एक्चुअली उनको डिनोट किया जाता है सदपरेवा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सिमिलरली सदान्स आर ट्रीटेड एज, मैंने आपको बताया ना कि इनका मतलब, बोलने का मतलब यही है कि सदान को हम लोग सदपरेवा का मतलब हिसाब से ट्रीट करते हैं। और सदपरेवा का मतलब क्या होता है? हाउस पिजन। हाउस पिजन हो गया। अभी हाउस पिजन का अपोजिट हम लोग क्या देखे थे? वाइल्ड पिजन। ये सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में ना आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आदिवासी एंड सदांस। अभी बहुत लोगों को लग सकता है कि यार जो सदांस है वो आदिवासी भी हो सकते हैं, लेकिन आप समझो इस पॉइंट से कि एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि आदिवासी अलग है और सदांस अलग है। कैसे अलग है? देखिए, आदिवासी जो है ना वो मेनली ट्राइब्स में रहते हैं। ये सब माना जाता है कि आदिवासी जो हैं, जो आदिकाल के लोग जो लोग हैं वो ट्राइब्स में रहते हैं, और सदांस जो है वो कम्युनिटीज में रहते हैं। तो ये सभी बेसिक सा डिफरेंसेस है ना जो आदिवासी और सदांस के बीच में आपको एक 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 डिमार्केशन लाइन खींचता है कि नहीं यार, आदिवासी सदान नहीं है, सदांस आदिवासी नहीं है। ठीक है। द आदिवासीज आर नोमेडिक। आदिवासी ना नोमेडिक होते थे, मतलब घूमते फिरते रहते हैं, कहीं पर भी जगह मिला, समय मिला, वहां रह लिए, कुछ दिन खा पी लिए, फिर वहां से चल दिए। नोमेडिक लाइफ जीते हैं वो लोग। लेकिन जो सदांस होते हैं वो परमानेंट रेसिडेंस होता है उनका। सदांस जो होते हैं वो परमानेंटली उस जगह में निवास करते हैं, लेकिन आदिवासी एक नोमेडिक लाइफ होते हैं, वो ट्राइब्स में रहते हैं, लेकिन सदान वो कम्युनिटीज में रहते हैं और उनका परमानेंट रेसिडेंस होता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है आदिवासी के बीच में और सदांस के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सदांस, देयर इकोनॉमी वाज प्राइमरी एग्रीकल्चर। जाहिर सा बात है, अगर पहले के जो लोग हैं ना उनका उनका मेन जो उनका काम होता था वो एग्रीकल्चर ही होता था, क्योंकि आज के समय में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप एग्रीकल्चर को देखोगे, अगर आप देखोगे ना, आज से आप 30-40 साल 50 साल पहले चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया का जीडीपी होता था उसका एग्रीकल्चर एक मेजर पोर्शन ऑक्युपाई करके रखता था। वो 40% 45% तक में पूरा इंडिया का जीडीपी आपका एग्रीकल्चर अकेला संभाल लेता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखो तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के थ्रू जो हमारा जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ता है वो 13 से 14% आके रह गया है, और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हैज बीन ऑक्युपाइड बाय सर्विसेज, जो सर्विस सेक्टर है। तो यही सब चीज पता चलता है ना कि पहले के लोग एग्रीकल्चर पे कितने आश्रित थे, एग्रीकल्चर ही उनके लिए सब कुछ था। तो इस पॉइंट से भी ये क्लियर होता है सॉरी, कि जो सदांस जो थे, जो पहले के जो सदांस थे, उनका प्राइमरली जो मेन काम था, जो उनका जिनसे उनको इकोनॉमी उनका आता था, वो एग्रीकल्चर था। इट वाज मेनली रेनफेड एज देयर वाज नो इरिगेशन मीन्स। वो मेनली वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को लोग रेनफेड ही मानते थे, क्योंकि इरिगेशन का कोई साधन नहीं था, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। तो अगर बारिश हुई है, मानसून अच्छे से आया है भाई तो बहुत अच्छा फसल हो रहा है, नहीं आया तो बेचारे परेशान हो गए, भूखे मरते थे। तो लेकिन मेनली उनका जो इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही था। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मानसून भाई, मानसून, क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब मानसून। आज भी इंडिया में हम लोग मानसून में, अगर मानसून खराब हो गया, आप देखोगे कि जब कभी ऐसा होता है कि समय से पहले काफ़ी बारिश हो जाती है और समय पे बारिश नहीं होती है, मतलब ये लगता है कि यार इस बार मानसून मतलब थोड़ा सा बिगड़ गया, हालत बिगड़ गया। वो थोड़ा सा मानसून बिगड़ने की वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे पूरे के पूरे जीडीपी पर। प्लस जो किसान भाई बहन है उनको ऐसा लगता है कि यार ये किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान अपने से। तो मानसून उस समय भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, मानसून आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये है कि आज हमारा जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया का जो इकोनॉमी, इंडिया का जो जीडीपी आता है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा बेस्ड नहीं है। अदर सर्विसेज, अदर सेक्टर्स भी हैं। द क्रॉप प्रोड्यूस्ड इंक्लूडेड जो क्रॉप उस समय होता था, पैडी होता था, धान गेहूं ये सब होता था, मेज होता था, मकई जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पहले भी वही था, आज भी वैसा ही कुछ होता है। शुगर केन, ग्राम्स, चना एटसेट्रा, ये सभी पहले होते थे। उन लोग एग्रीकल्चर उनका मेन इकोनॉमी का सोर्स था। द मिडिवल एज वॉज द गोल्डन एज ऑफ द सदांस। जो मिडिवल एज था ना वो सदांस के लिए बहुत अच्छा था। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल यूनिट्स झारखंड में इमर्ज किए थे, नए नए बने थे। मेनी पॉलिटिकल यूनिट्स इमर्ज इन झारखंड। प्रोमिनेंट अमंग देम वेर द नागबंसी। आप पढ़ोगे, आप जब झारखंड के बारे में पढ़ोगे ना तो नागबंसी से आपको मिलेगा, छोटा नागपुर के एरिया में उनका राज चलता था। रक्सेल वंश होते थे, ये पलामू में होते थे, और जो सिंह डायनेस्टी होते थे ये सिम्बू में होते थे। तो ये सारे बहुत सारे नए नए ना डायनेस्टीज, वंश आपको सामने आए थे ये सभी। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय माना जाता था इन सभी चीज़ के लिए, सदांस के लिए। ये मिडिवल एज में आए थे। ठीक है।
नेक्स्ट है मेनी पोस्ट वेयर क्रिएटेड। तो उस समय जब ये नए नए जब वंश आए ना, डायनेस्टीज आए, तो उस समय नए नए बहुत सारे पोस्ट बने थे कि भाई ये पोस्ट उनको दिया जाएगा, ये पोस्ट पे वो काम करेंगे। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कि भाई जिनका यूपीएससी क्लियर होता है तो उनको जो आईएफएस किए हुए हैं उनको एम्बेसीज में भेज दिया जाता है, जो जो आईएएस किए हुए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में दिया जाता है, कुछ एक्सपीरियंस के बाद में फिर उनको एसडीएम, उनको कलेक्टर बनाया जाता है, जो आईपीएस लाइन में गए हुए हैं उनको एसपी एसएसपी बनाया जाता है। तो यही सब होता था। जब नए नए डायनेस्टी बने ना तो बहुत सारे नए नए पोस्ट क्रिएट होते हैं। जब एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है ना तो बहुत सारे पोस्ट बनते हैं। तो यही पोस्ट जब जब डायनेस्टीज क्रिएट हुए थे तो बहुत सारे पोस्ट का निर्माण हुआ था। तो उस वहाँ पर अब लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर फिर इन सदांश को बहुत सारे पोस्ट दिए गए थे। जैसे लाल उस समय एक पोस्ट होता था, ठाकुर होता था, दीवान होते थे, घटवार होते थे, दिगवार होते थे, पुरोहित होते थे। तो इन सभी से सदान को बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि नए नए पोस्ट जब हुए थे ना तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता था, तो इनको रखा जाता था वहाँ पर, ठीक है। विच वर मोस्टली ऑक्युपाइड बाय द सदांस। सदांस को बहुत हद तक वहाँ पर रखा जाता था। द सदान सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। जो सदान का सोसाइटी होता था ना वो मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता था। कौन कौन सा 3 कैटेगरी? अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। नाम से ही आपको पता चल रहा है। अपर क्लास का मतलब वो लोग जो हायर क्लास में रह रहे हैं, मतलब जिनके पास में एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, आलिशान वाली जिंदगी जी रहे हैं, उनको किसी चीज का टेंशन नहीं है, उनके पास में हर एक चीज सफिशिएंट से भी ज्यादा उनके पास मौजूद है, वो होते थे अपर क्लास वाले। मिडिल क्लास वाले लोग कौन होते हैं? मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं भाई, मतलब कि किसी तरह करके उनका दिनचर्या चलता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा लाइफ वो जी रहे हैं, मतलब किसी तरह करके उनका जिंदगी चल रहा है, गुजर रहा है। तो मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, देखिए अपर क्लास क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा आपको एक आउट ऑफ द टॉपिक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो। अपर क्लास में कौन से लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेस होता है कि भाई मेरे को एक बंगलो लेना है अभी, तो उनके बैंक बैलेंस में उनके पास पड़ा हुआ है, वो भी 5 करोड़ का एक बंगलो खरीद लेंगे। भाई मेरे को एक फरारी लेना है या मेरे को एक ऑडी लेना है, तो उनके पास सफिशिएंट रिसोर्स है। रिसोर्स इन द सेंस कि भाई पैसा, तो सब कुछ उनके पास में सफिशिएंट से भी ज्यादा है, तो इजीली कर सकते हैं। जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। लोअर क्लास वाले क्या होते हैं? लोअर क्लास वाले वो सोचते ही नहीं है, ना सोचना है ना करना है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। भाई आज दिन भर में 100 रुपया कमाए हैं, 60-70-80 रुपया का अपने खर्च कर देते हैं, 10-20 रुपया रखते हैं, कल आने जाने में काम आएगा। मतलब ना ज्यादा सोचना है ना ज्यादा बचाना है, बस वो उसी हिसाब से चल रहा है। वो लोअर क्लास वाले हो गए। मिडिल क्लास वाले कौन से लोग होते हैं? मिडिल क्लास वाले लोग वो होते हैं जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि यार मेरे को एक BMW लेना है, या मेरे को एक फ्लैट खरीदना है जिसका कीमत करीब 75 लाख रुपए के आसपास में है, या मेरे को एक फ्लैट खरीदना है जिसका कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में है। वो सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है। तो अपर क्लास वाले लोग तो अपना हैप्पीली लाइफ जीते हैं, लोअर क्लास वाले को कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ये भी अपना जिंदगी हैप्पीली जीते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मिडिल क्लास वाले लोगों को, ये सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते उस हिसाब से, ठीक है। ये जस्ट मैंने आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक एग्जांपल बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सदान ऑफ झारखंड में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो सदान होते हैं झारखंड ना, वो मेनली 3 भाग में डिवाइड होते हैं। सच कास्ट विच लिव बोथ इन झारखंड एंड आउट। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बता रहा था। 3 तरह के ग्रुप होते हैं। अगर आप सदान को देखोगे ना, झारखंड के जो सदान है वो 3 भाग में डिवाइड होते हैं। पहले कौन से भाग होते हैं? वैसे कास्ट होते हैं जो झारखंड में भी रहते हैं और झारखंड के बाहर भी रहते हैं, ठीक है। दूसरे वैसे कास्ट होते हैं जो केवल झारखंड में ही रहते हैं। दोज कास्ट दैट आर फाउंड ओनली इन झारखंड पर्टिकुलरली इन छोटा नागपुर एरिया, ठीक है। तो पहले वैसे हैं जो झारखंड में भी हैं और बाहर में भी हैं। दूसरे वैसे हैं जो बाहर में नहीं है, केवल झारखंड में है। और तीसरे कौन हो गए? तीसरे हो गए दोज कास्ट हु हैव ओरिजिन आउटसाइड झारखंड। मतलब वो झारखंड में रह रहे हैं लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो झारखंड के बाहर का है, ठीक है। तो पहला वैसा हो गए जो झारखंड में भी रह रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं। दूसरे वैसे हैं जो केवल झारखंड में ही रह रहे हैं। तीसरे वैसे हैं जो रह रहे हैं लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो झारखंड के बाहर का है, बाहर के लोग आकर के बसे हुए हैं, ठीक है। ये 3 तरह के हो गए कैटेगरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या? द सदान सोसाइटी वॉज मेनली पैट्रियार्कल इन नेचर। अभी पैट्रियार्कल क्या होता है? एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा पैट्रियार्कल, एक वर्ड देखने को मिलेगा मैट्रियार्कल, ठीक है।
पितृ से पेट्रियार्कल बनता है, मातृ से मेट्रियार्कल बनता है। इसका मतलब कि आप जब देखोगे ना तो आपको अभी भी आपको यही देखने को मिलेगा कि हमारा जो सोसाइटी है ना वो एक पेट्रियार्कल है। मतलब कि जो घर के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग में भी जो जो पुरुष होते हैं, पुरुष प्रधान समाज आप इसको बोल सकते हो। मतलब जो भी डिसीजंस लेना है, जो काम करना है, वो पुरुष ही करते हैं। कहीं कहीं पर आपको मैट्रियार्कल देखने को मिलेगा कि जहां पर जो महिलाएं होती हैं उनको एक स्थान दिया जाता है, एक उच्च स्थान दिया जाता है कि नहीं, आप जो डिसीजन लोगे इस सोसाइटी में, इस घर में, आप देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी सोसाइटी के बारे में ही सोच रहे हो। आप ये भी देख सकते हो कि एक कोई बड़ा घर है जहाँ पे फैमिली रहती है, फैमिली भी तो एक सोसाइटी ही है भाई। सभी कोई आपस में रह रहे हैं वहाँ पर। तो अभी इसी के लिए ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई हमें एक ऐसा समाज नहीं बनाना है कि जहाँ पर अपने को केवल और केवल पैट्रियार्कल ही देखने को मिले, पुरुष प्रधान समाज ही देखने को मिले। महिलाओं को भी एक स्थान दिया जाना चाहिए ताकि उनका भी, देखिए आप बहुत जगह आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप देखोगे जहां पर जो हेड है ना वहां आपको एक वुमेन देखने को मिलेगी, एक लेडी आपको देखने को मिलेगी जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही है, लीड कर रही है। आप बहुत बड़े आप ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो, आप जर्मनी में आप देख लो, आपको जो बड़े बड़े लीडर्स लोग देखने को मिलेंगे ना वो एक लेडी है। तो ऐसा नहीं है यार कि मतलब जो पुरुष प्रधान समाज होता है वही एक अच्छा समाज चला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले के लोगों का ऐसा सोच हुआ करता था, ठीक है। तो ये सदान सोसाइटी जो था ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था, पुरुष प्रधान समाज जिसको बोलते थे। फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, मैंने बताया ना, फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। मतलब मदर है वहां पर, माता है वहां पर, लेकिन उनको वो स्थान नहीं दिया जाता था क्योंकि उनको लगता था कि भाई पुरुष जो डिसीजन ले सकते, जो काम कर सकते, महिलाएं वैसी नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा पहले के लोगों का सोच था। आज ये सोच को बदलने की जरूरत है, ठीक है। एंड ही टुक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ऑल द प्रॉपर्टी वॉज ओन्ड बाय द मेल्स। जो भी प्रॉपर्टी होते थे भाई वो जो पुरुष हैं उस घर के उनको ही दिया जाता था। महिलाएं जो बेटियां होती थी उनको नहीं दिया जाता था। लेकिन कब ऐसा होता था भाई कि अगर किसी भी स्थिति में किसी औरत की शादी, किसी लड़की की शादी हुई है और उसके पति की डेथ हो गई है, तो उस केस में वो जो फीमेल जो होती है, वो जो औरत होती हैं, उनको भी फिर प्रॉपर्टी में राइट दिया जाता है कि भाई अब उसका जो कमाने वाला जो आदमी था वो नहीं रहा, तो ये कैसे इसका दिनचर्या चलेगा, कैसे खाएगी पिएगी। इसी के लिए उस केस में प्रॉपर्टी में फिर इसको भी हक दिया था। लेकिन अगर वैसा कोई केस नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उनके फादर से उनके सन को चला जाता था, ठीक है। ये होता है पेट्रियार्कल। ये सदान का मेनली सोसाइटी पेट्रियार्कल ही होता था। प्लीज इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद कीजिए और अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो बहुत अच्छे से पॉइंट को मेंशन कीजिए और अंडरलाइन कीजिए। दैट मतलब ये पता चलता है यार कि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है सदान का, तभी आप इस आंसर को लिख रहे हैं। टॉपिक का ही नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सदान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ड्रेस ऑफ सदान फीमेल्स आर लार्जली साड़ी एंड ब्लाउज। जो ड्रेस कोड होता है भाई, आज हम लोग भी देखते हैं कि बहुत तरह का ड्रेस कोड होता है। आप इंडिया का किसी मतलब जैसे जैसे आप इंडिया के दूसरे दूसरे कॉर्नर में जाओगे ना, आपको ड्रेस कोड चेंज होता हुआ दिखेगा। आप जब झारखंड में आओगे तो आपको साड़ी देखने को मिलेगा और धोती कुर्ता देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो वहाँ पर जो पोशाक होती हैं वो आपको थोड़ा दूसरे टाइप का देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा और एडवांस, आप गोवा चले जाओ, गोवा में आपको वहाँ पर वो फ्रॉक्स, लॉन्ग स्कर्ट्स, वो सब देखने को मिलेगा। थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट, थोड़ा इन्फ्लुएंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही होता था कि वहाँ पर जो सदान की जो महिलाएं होती थी उनका ड्रेस मेनली साड़ी और ब्लाउज हुआ करता था, जो महिलाएं होती थी, ठीक है। और जो मेल्स जो होते थे, जो पुरुष होते थे, वो कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, शर्ट्स टी शर्ट्स पहनते थे। और जो यंग गर्ल्स होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो फ्रॉक्स पहनती थी, सलवार सूट्स पहनती थी, ठीक है। तो ये एक तरह से सडांस के बारे में आपको ड्रेस कोड आपको बताया जा रहा है कि सडांस का मेनली ड्रेस कोड कैसा होता था। लेकिन अभी आप देखोगे, ये मैं पहले के टाइम आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी के हिसाब से सब कुछ बदल चुका है। अभी के हिसाब से अब कुछ भी ऐसा डिमार्केशन नहीं रहा। अब जिसको जो पहनने का मन है वो पहनता है, ठीक है। होना भी ऐसा ही चाहिए भाई। आप बहुत सारे जगह में देखेंगे कि भाई लड़के जो भी पहन रहे हैं पहनने दो, लड़कियां के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हर इंसान को हक है अपने हिसाब से अपना लाइफ जीने का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ सदान्स स्पोक सदानी। इन द बिगिनिंग द सदान्स स्पोक सदानी बट लेटर दे स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। शुरुआत में जो सदानी, सादरी भी हम लोग उसको बोलते थे कि भाई अगर लिंग्विस्टिक टर्म में अगर देखें तो सदान्स को सादरी कहा जाता था।
तो स्टार्टिंग में जब आप देखोगे ना, तो सदांस ना सदानी जो भाषा होती थी उसको यूज़ करते थे, उसी में अपनी बोलचाल रखते थे सदानी में। लेकिन धीरे 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 ये लोग इंग्लिश भी सीखे। इंग्लिश सीखने से इनको बहुत हेल्प हुआ। कैसे हेल्प हुआ? क्योंकि जब ये लोग इंग्लिश सीखे ना, तो ब्रिटिशर्स के पास से इनको ऑफर आने लगा कि भाई क्योंकि इनको इंग्लिश आता है, तो अभी ब्रिटिशर्स लोग चाहते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश सीखें। मतलब वो अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे, वो अपना दबदबा रखना चाहते थे कि हम लोग यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को हमारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इसी के लिए बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखे, सदांस भी इंग्लिश सीखे। तो जब इंग्लिश सीखे तो ब्रिटिशर्स लोगों को ऐसे लोग चाहिए थे कि भाई जो इंग्लिश जानता हो, ताकि उनका काम और ईजी हो जाए। तो वो लोग यहाँ सदांस को एक अपर पॉइंट मिल गया। उन लोग को फिर ब्रिटिशर्स लोग ने उनको हायर करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इन द बिगिनिंग द सदांस स्पोक सदानी, बट लेटर दे स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश गेव देम एडवांटेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया। एंड ब्रिटिश ऑफर्ड द जॉब। दे ऑल्सो लर्न हिंदी एंड संस्कृत। उसके बाद में उन्होंने हिंदी और संस्कृत भी वो लोग सीखे। ठीक है। द सदांस ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एंड यूज्ड मेनी टाइप्स ऑफ डांसेस। वो लोग बहुत तरह के नृत्य भी करते थे। मेल्स जो होते थे, जो पुरुष होते थे, वो काली करके नाम होता था डांस का, उसको करते थे। नचनी करते थे, खेलरी, पाइका, नटुआ, घोड़ा नृत्य एटसेट्रा। इन सभी नाम को याद रखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एटसेट्रा। पाइका एंड नटुआ एंड घोड़ा नृत्य वेयर जनरली परफॉर्म्ड ऑन द ईव ऑफ वेडिंग। ये तीन ऐसे जो मैंने आपको नाम अभी आप बताया ना, या तो आप उसको पाइका बोलिए या नटुआ बोलिए, पाइका, नटुआ एंड घोड़ा नृत्य। ये मेनली इस तरह के जो डांस होते थे ना, ये जो शादी विवाह होती थी उनके ईव, अगर भाई कल हो रहा है तो आज लोग खूब नाचते गाते थे, डांस करते थे। तो इसी के लिए वो उस समय में जो नृत्य होता था, यही सब उनको नाम दिया गया है। ठीक है। इन नामों को याद से मतलब याद रखिए, आपको आंसर लिखने में इजी होगा। द सदांस सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल्स। वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे नॉर्मल, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे वो लोग भी करते थे। जैसे मकर संक्रांति हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तीज, जितिया, मासा, टुसु, सोहराई, दिवाली, फागु, ईद। देखिए ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल हिंदू ही थे, वो लोग जैनिज लोग जो थे वो भी सदांस थे, मुस्लिम्स थे वो भी सदान थे। तो इसी के लिए आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग ईद भी मनाते थे, बकरीद, मुहर्रम सब मनाते थे वो लोग। ठीक है। तो लगभग सभी तरह का जो फेस्टिवल हम लोग बनाते हैं वो लोग भी उस समय उसको सेलिब्रेट करते थे। ये तो अभी तक कुछ पॉइंट्स हमने देखा सदांस के बारे में। अभी जस्ट एक पॉइंट, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा उससे आपका कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एग्जाम में आ सकता है, तो अभी कोशिश कीजिए कि इसका आंसर खुद से लिखने का। डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल प्रोफाइल ऑफ सदान। सदानों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपरेखा का वर्णन करें। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे इसको आंसर करोगे? इसी के लिए आप कोशिश कीजिए घर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। केवल पढ़ने से नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के जा रहे हो, लिखने का हैबिट छूट गया है तो एग्जाम हॉल में आप नहीं लिख पाओगे। इसी के लिए कोशिश कीजिए कि घर में जितना हद तक हो सके आप लिखिए, कुछ भी लिखिए। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए लिखने का, नहीं तो आंसर जानने के बावजूद भी ना आप पूरे के पूरे वो अवधि जो समय आपको दिया जाएगा, आप अपना आंसर उसमें कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सदान इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। बहुत सारे व्यूज से अगर हम लोग देखें तो हम लोग सदांस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई ये सदान है। ठीक है। तो अब एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सदान इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाई अगर भाषा के आधार पर देखें तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि ये सदान है? तो अ नॉन ट्राइबल पर्सन हुज लैंग्वेज इज बेसिकली खोरठा, नागपुरिया, पंचपरगनिया, कुरमाली। इन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने हमारे इसी वीडियो में ऊपर में कवर किया है। ये आपका एक रिवीजन हो जा रहा है कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग सदांस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एक ऐसा नॉन ट्राइबल पर्सन, क्योंकि हम लोग देखें कि वो ट्राइबल लोग नहीं थे, आदिवासी थे वो अलग थे, सदांस थे वो अलग थे। तो नॉन ट्राइबल पर्सन जिनका बेसिकली उनका जो लैंग्वेज या तो खोरठा है, या तो नागपुरी है, या तो पंचपरगनिया, या तो कुरमाली है, वैसे लोगों को आप लोग सदान बोल सकते हैं। ये रिकॉग्नाइज करने का एक व्यू है। ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग 10-12 व्यूज देखेंगे अलग अलग। सदान इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये हमने देखा। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। सदान्स आर एंशिएंट हिंदूज। इस्लाम ओरिजिनेटेड इन द 6th century सी। द जैनिज्म बिफोर इट ऑल्सो सदान। मैंने आपको बताया ना कि जो जैनिज्म तो खैर बाद में आया था, वो आने से पहले जो लोग थे ना वो सदान ही थे। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी सदान थे, हिंदू में भी सदान है। टुडे द मदर टंग ऑफ ऑल दीज रिलीजियस पीपल आर नॉट। अभी
आज के दिन में आप देखोगे तो जो सडान है, अगर वो मुस्लिम भी हैं तो उनका मदर टंग या तो उर्दू नहीं है, अरबिक नहीं है, जैन वाले हैं तो जैन नहीं है, उनका मदर टंग क्या है, या तो खोटा है, या तो नागपुरिया, या तो पंचपरिया, तो कुरमाली है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, सडान इन टर्म ऑफ रेस। जो रेस होती है ना कि भाई जैसे आर्यन एक रेस था, तो यहां पर भी बोला जाता है कि सडान्स आर आर्यंस इन टर्म्स ऑफ रेस। सडान्स माना जाता है ऐसा कि आर्यंस थे वो, और कुछ ऐसे भी थे जो द्रविडियंस थे। आर्यंस मैंने आपको बताया ना, आप हमारा पहले का वीडियो को अगर कवर करोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने बताया कि आर्यंस वो सेंट्रल एशियन पार्ट्स की तरफ से आए थे, धीरे धीरे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते होते हुए, पंजाब के रास्ते होते हुए इंडिया में एंटर किए थे, तो वो आर्यंस थे। द्रविडियंस आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा साउथ इंडियन पार्ट जो है वो पूरा का पूरा द्रविडियन है वो। तो अगर आप रेस के हिसाब से देखोगे तो सडान माना जाता है कि सडान आर्यंस थे, और सम द्रविडियंस और ऑल्सो सडान। ठीक है। सडान इन टर्म्स ऑफ कास्ट, अगर कास्ट के हिसाब से देखोगे तो सडान कौन लोग हो सकते हैं भाई, लिव इन झारखंड एज वेल एज आउटसाइड। ये चीज़ मैंने आपको बताया ऊपर में कि या तो वो झारखंड में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। दूसरे कौन होते हैं, जो छोटा नागपुर एरिया में ही रहते हैं, मतलब झारखंड में ही केवल होते हैं। तीसरे क्या है, ओरिजिन इज देयर, उनका ओरिजिन यहाँ पर है बट आर लिविंग आउटसाइड, लेकिन वो बाहर में रहते हैं। उनका ओरिजिन है यहाँ का लेकिन वो बाहर में रहते हैं। तो ये कास्ट के हिसाब से ये 3 आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को प्लीज़ अच्छे से याद रखिए, ये एक रिवीजन आप लोग का हो रहा है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस सब चीज़ों से। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बॉडी, अगर बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 इन टर्म्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। या तो वो लोग आर्यंस थे, या तो लोग आर्यंस थे, या तो लोग द्रविडियंस थे, या तो लोग ऑस्ट्रियंस थे। और या तो उनका उस केस में भी क्या था, ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, उनका जो 3 कलर कॉम्प्लेक्शन था सॉरी, वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है। ये बॉडी के अकॉर्डिंग में उनका रिकॉग्निशन था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है। द कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द सडान्स एंड आदिवासीज इज ऑलमोस्ट द सेम। जो आदिवासीज होते थे और जो सडान्स होते थे, उनका कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर लगभग सब सेम होता था। तो इसी के लिए ऐसा बोला जाता था कि जो सडान्स और आदिवासीज है, अगर सोशल और कल्चरल के हिसाब से देखा जाए तो लोग एक जैसे हैं। जैसे उनकी जो वेडिंग्स होती थी, शादी विवाह होती थी, जो डांस होता था, जो गाने जो गाए जाते थे, या जो फेस्टिवल्स मनाते थे, वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम। ये भी हम लोगों ने ऊपर में देखा है कि कॉस्ट्यूम के हिसाब से कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं भाई। तो सडान्स ट्रेडिशनली वेयर धोती एंड कुर्ता, हमने देखा है कि वो धोती और कुर्ता पहनते हैं सडान्स। उसके बाद हमने देखा कि वो गमछा भी लगाते हैं, वो गमछा भी यूज़ करते हैं, बट करंटली पैंट शर्ट कोट, लेकिन अभी वो समय बदल चुका है, अब वो पैंट शर्ट कोट टाई सब लगाते हैं, सब यूज़ करते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी। अगर ज्वेलरी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई वो सडान है। द सडान पीपल यूजेज ज्वेलरी वेयर इन बंगाल एंड बिहार। जो बंगाल और बिहार में ज़्यादातर जो सडान लोग रहते थे, वो लोग ज्वेलरी यूज़ करते थे। ज्वेलरी लाइज, जैसे ज्वेलरी कौन कौन सी ज्वेलरी पहनते थे, पोला, शाखा, ब्रेसलेट, नेकलेस, क्लेविकल, बुल्लक, बसर एटसेट्रा। तो ये सभी चीज़ें वो लोग पहनते थे अपने साथ में। टैटूइंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन द हाउसेस लाइक दैट ऑफ द ट्राइबल्स। टैटू भी वो लोग बनवाते थे। पहले के ज़माने में इसको गोदना कहा जाता था, आज इसको एक नया नाम दिया गया टैटू। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत नया चीज़ है, ये पहले आप देखोगे ना, बहुत पुरानी महिलाएं लोग या फिर पुरुष लोग भी आपको उनके हाथ में, बाह में बहुत सारा ऐसा गोतना दिखेगा, जो लोग करवाते थे पहले लोग इस सब। तो ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि टैटू भी बहुत कॉमन था उन लोगों में, जो ट्रैवल्स लोग भी करवाते थे और ये लोग भी करवाते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 9वां नंबर, इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। अभी घर में आपको बहुत सारा सामान देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये सडान है। जैसे सडान पीपल यूजेज अर्थनवेयर इन विलेज। मिट्टी से जो बर्तन बनते थे वो लोग उसको यूज़ करते थे, जैसे हंडिया हो जाता था, गागरी, चुक्का, ढकनी, ये सभी चीज़ आपको लगभग सारे सडान्स के हर घर में आपको देखने को मिलता था। ठीक है।
कीपिंग ब्रास एंड ब्रॉन्ज, अभी ब्रास एंड ब्रॉन्ज भी आपको किसी किसी घर में देखने को मिलता था, लेकिन आपको किसी किसी घर में देखने को मिलता था। उससे क्या प्रतीत होता था कि भाई जिनके घर में ब्रास और ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स या बर्तन हैं वो एक उच्च समाज के रहने वाले लोग हैं, मतलब ना वो अपर कास्ट, जो कैटेगरी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड था, अपर मिडिल और लोअर। तो जो अपर कास्ट वाले लोग रहते थे लोग ब्रास और ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स यूज करते थे, ताकि वो एक साइन होता था कि भाई वो प्रॉस्पेरिटी का, कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस भगवान ने उनको दे रखा, उनके पास में सब कुछ सफिशिएंट से भी ज़्यादा है या सफिशिएंट है ही है उनके पास में। ठीक है, तो सडांस एंड आदिवासी यूजेज द सेम इक्विपमेंट इन फार्मिंग। जो फार्मिंग करने के टाइम पे जो भी हल होता था तो सभी जो सडांस आदिवासी सब एक जैसे ही यूज़ करते थे। 10वां नंबर क्या है, इन टर्म्स ऑफ हंटिंग टूल्स, वो लोग शिकार करते थे। पहले के लोग थे आदिवासी लोग भी काफ़ी शिकार रहते थे, मतलब वो लोग एक शिकारी, बहुत अच्छे शिकारी होते थे ये लोग। सॉरी, आज थोड़ा सा गले में लगता प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी है उसके लिए। सडांस यूजेस नेट्स, पोलाई एंड टूल लाइक एरो बोन्स, स्वॉर्ड, बहुत कॉमन सा ये सब रहता था भाई। धनुष यूज करना है, तलवार यूज करना है, लाठी यूज करते थे, स्पीयर्स यूज करते थे हंटिंग करने के टाइम पे। द ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग गन्स, बाद में बंदूक भी उनके पास में आया, लेकिन कब आया, जब सडांस जमींदार बनने लगे, क्योंकि भाई जमींदारी जब उनके पास में आई तब उनके पास में बंदूकें भी आना शुरू हुई। तो इसी के लिए द ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग गन्स बाय द सडांस केम ड्यू टू जमींदारी। इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट क्या, इन टर्म्स ऑफ किनशिप, उनका फैमिली कैसा होता था। तो सदान सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल, मैंने आपको बताया ऊपर में कि सदान का जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल होता था, पुरुष प्रधान समाज जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। बाबूजी, फादर्स एल्डर ब्रदर, या तो बाबूजी या तो फादर्स एल्डर ब्रदर, जिसको हम लोग ताऊ बोलते हैं, बड़े पापा, या फादर्स यंगर ब्रदर, चाचा। ग्रैंडफादर इज कॉल्ड आजा और ग्रैंड मदर इज कॉल्ड आजी। ये नाम आप याद रख सकते हैं। अगर मतलब किनशिप के हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग सदान को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ब्रदर्स वाइफ इज कॉल्ड भाभी, हम लोग अभी भी बोलते हैं कि भाई जो बड़े भैया की जो वाइफ होती हैं उनको हम लोग भाभी बोलते हैं, और सिस्टर्स हस्बैंड को हम लोग बहनोई बोलते हैं। ये पहले भी ये सब चीज़ हुआ करता था, ठीक है। 12वां नंबर पॉइंट क्या है, डांस, सॉन्ग्स और कल्चर, मतलब सोशल और कल्चरल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये सदान है। द कलेक्टिव डांस ऑफ गर्ल्स टेक्स प्लेस इन अखाड़ा इन कर्मा उत्सव। कर्मा जो उत्सव होता है ना, जो कर्मा फेस्टिवल होता है, उस टाइम पर देखा जाता था कि गांव के बीच में एक अखाड़ा बनता था। वो अखाड़ा के नाम से आप ये नहीं समझिए कि भाई मारपीट करने के लिए, उस टाइम का जो अखाड़ा होता था वहां पर डांस उन्स करने के लिए जो लड़कियां होती थी वो सब डांस करती थी। वहां पर अखाड़ा में जाकर के वो लोग डांस करती थी लड़कियां। देयर आर ट्रेडिशंस ऑफ ओवरनाइट डांस, रात भर भी कभी कभी डांस होता था किसी किसी फेस्टिवल में। अपार्ट फ्रॉम दिस वुमेन ऑल्सो डांस इन मैरिजेस, शादी ब्याह में भी होता था। कुछ नाम जैसे डुमकच, ये इन सभी नाम को प्लीज याद रखिए, एग्जाम्पल में आपको लिखने में बहुत बहुत अच्छा मार्किंग मिलेगा। डुमकच आप बोल सकते हो, झुमटा, झूमर एटसेट्रा और ऑल ग्रुप डांसेस, ये सभी के सभी ग्रुप डांस होते थे। घटवारी डांस, चोकरा डांस, संथाल डांस, लूरी सवारी डांस, राजपूत झलक डांस एटसेट्रा, ऑल दिस डांसेस टुगेदर आर कॉल्ड कलरफुल ऑफ मेल डांस। ये सभी लगभग आपको सभी मेल्स, आपको पुरुष आपको इन सभी डांस में देखने को मिलते थे। द सॉन्ग्स ऑफ सडांस आर नेम्ड आफ्टर देयर रागा एंड सुर। जो सॉन्ग्स होते थे ना उस समय के, वो मेनली उसी पर डिपेंड करते थे कि वो अभी होता है ना कि कोई भी गाना होता है राग और सुर के बिना तो कोई गाना हो ही नहीं सकता है, तो उस समय भी ये राग और सुर पर ये लोग बहुत ध्यान देते थे। द सॉन्ग्स ऑफ सडांस आर नेम्ड आफ्टर देयर राग्स एंड सुर सच एज डुमकच, झुमता, सोहर, मर्दानी, झूमर, सोहराई एटसेट्रा। तो ये अभी हम लोगों ने 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे देखे जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सडांस को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ सदान इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ सदान को देखा, समझा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा। आप प्लीज़ अपने घर में ना इस क्वेश्चन का आंसर को अपने से लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सदान के बारे में बहुत सारे पॉइंट देखे हैं। आप अगर सबको याद करके अगर लिख सकते हो तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। इसका पूरा का पूरा PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में उपलब्ध मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है
इमरजेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, उसको कवर करेंगे। अपने घर में रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। टेंशन लेने से सॉरी, पता नहीं आज क्या हो रहा है यार। टेंशन लेने से ना कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है। एक बात हमेशा दिमाग में ध्यान रखिएगा, अगर आपके अगल बगल में 100 लोग रहते हैं ना, तो उसमें से मान के चलिए 95 लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपना लाइफ में कुछ अच्छा करो, ग्रो करो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो 95 लोग कौन हैं, उन सभी को अपने से दूर रखिए। 5 लोग ही ऐसे होंगे जो हमेशा चाहेंगे आपका भलाई, उनका कहा मानिए और अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अपने घर में रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।